देखिए, मार्केट के अंदर अगर वोलेटिलिटी की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई सोमवार को एकदम हार्डली मार्केट के अंदर फिर से वोलेटिलिटी रह सकती है और टूटने की करेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 1% तक के मार्केट फिर से सोमवार को करेक्ट हो सकता है। इस बीच में जब आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 11:57 हो रहे हैं, यानी ये संडे का दिन है। तो इस समय तक क्या ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से ये कहा जाए कि भाई सोमवार को ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद अगर कोई ऐसा न्यूज़ आ जाता है जो कि मजबूत हो और उसका इम्पैक्ट बहुत हद तक मार्केट के ऊपर देखने को मिल जाएगा तो ये एक अलग बात है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे के कुछ रीज़न है और ख़ास रीज़न है, बहुत मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये चीज़ आपको कह रहा हूँ। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, हम जानेंगे कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से सोमवार को ये चीज़ें मार्केट के अंदर हो सकती है। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले ना सर, सबसे पहले आपको देखनी पड़ेगी एफआईआईज की सेलिंग को, ठीक है। आप मंथली तौर पे भी दिखलाता हूं मैं आपको और डे बाय डे के हिसाब से भी दिखलाता हूं कि किस प्रकार से कैश मार्केट के अंदर एफआईआईज की सेलिंग चल रही है। चलिए सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप मंथली तौर पे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफआईआईज की तरफ से अगर देखें तो लगातार बिकवाली ही की जा रही है। फरवरी के महीने में 6,640 करोड़ की बिकवाली की गई है। जनवरी के महीने में देखें तो 41,435 करोड़ की बिकवाली की गई है। और उसके बाद अगर आप दिसंबर के महीने में देखोगे तो यहाँ पर 34,349 करोड़ की बिकवाली है। और उसके बाद नवंबर के महीने में तो यहाँ पर आप देखेंगे 17,500 की बिकवाली। और अक्टूबर के महीने में क्या कहते हैं कि 2,346 करोड़ की बिकवाली है। और यहाँ पर आप डीआईआईज की तरफ से देखो तो अच्छी खासी खरीदारी ज़रूर की गई है, लेकिन ओवरऑल जो एफआईआईज की तरफ से बिकवाली है वो तो आपको मैंने दिखला दिया है। अब ज़रा देखिए, डे बाय डे के तौर पे अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर मैं दिखलाता हूँ आपको कि भाई यहाँ पर क्या सीन चला हुआ है। देखिए, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आ गया एफआईआईज डीआईआईज एक्टिविटीज़ के ऊपर हमने क्लिक कर दिया है। अब जो डेटा है वो आपके सामने देखिए। कैश मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे ना तो 6 मार्च की बात है, यानी फ्राइडे को देखेंगे तो यहाँ पर 6,030 करोड़ की बिकवाली की गई है। 6,030 करोड़ की बिकवाली, ये करोड़ में भाई जो कुछ भी दिखला रहा हूँ यहाँ पर करोड़ में ये शो हो रहे हैं। डीआईआईज ने 6,971 करोड़ की खरीदारी की है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर यहाँ पर भी बिकवाली की है। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर खरीदारी है, स्टॉक फ्यूचर के अंदर बिकवाली है और फिर स्टॉक ऑप्शन के अंदर खरीदारी की गई है। ये फ्राइडे का मार्केट है, ठीक है। उससे पहले अगर थर्सडे को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्सडे, यहाँ पर भी कैश मार्केट के अंदर एफआईआईज की तरफ से बिकवाली की गई है, ठीक है। उससे पहले अगर 4 मार्च की मार्केट को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेडनेसडे को 8,752 करोड़ की बिकवाली की गई है। उसके बाद कैश मार्केट में यहाँ पर देखेंगे तो मंडे की बात हो रही है, यानी 2 मार्च की, तो यहाँ पर भी 3,295 करोड़ की बिकवाली की गई। तो ओवरऑल लगातार जो है वो एफआईआईज की तरफ से बिकवाली ही है। और ऐसा अभी कुछ मूड उनका बन नहीं रहा है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर वो है। रीज़न वही सारे हैं जो कि आप जानते हैं। देखिए, तो यहाँ तक जो भी डेटा थे सेलिंग वगैरह के वो आपने देख लिया है। अब इसके पीछे के रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो मल्टीपल रीज़न से, एक रीज़न्स नहीं है। और मेन जो रीज़न है वही है वॉर वगैरह जो मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है भाई। और दुनिया परेशान है जिसकी वजह से। और यही रीज़न है कि भाई आने वाला समय भी लगता है कि भाई वो अभी ख़रीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इस समय पे उनको ख़रीदारी करना चाहिए। देखिए, मैं पिछले वीडियो में भी कहा था और इस वीडियो में फिर कहता हूँ कि हम सिर्फ अपनी मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई वो दुनिया के मार्केट के अंदर, चाहे वो यूएस की मार्केट हो या यूरोप वगैरह की मार्केट हो, किसी भी जगह पे उनको अभी बिलीव ऐसा थम नहीं रहा है, बिलीव लग नहीं रहा है मार्केट के ऊपर, ऐसा कुछ भरोसा नहीं लग रहा है जिसकी वजह से वो मार्केट के अंदर ख़रीदारी करने के मूड में आए। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। अब दूसरा जो सबूत है क्यों ऐसा हो सकता है मंडे को, तो देखिए वो है ग्लोबल मार्केट। आपको याद होगा कि भाई लास्ट के जो ट्रेडिंग सेशन रहे थे वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छे नहीं थे। लेकिन न सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छे थे बल्कि वो विदेशी मार्केट के लिए बहुत ही बुरे रहे। चलिए उसका भी पूरा डेटा मैं आपको दिखला देता हूँ। देखिए, लास्ट के ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो कुछ भी हुआ था हमारे मार्केट के अंदर, उसका नज़ारा इस तरह से। देखिए, निफ्टी 50 के अंदर लगभग 1.25% से ऊपर की गिरावट है। तो यानी 1% से ऊपर है ये, ठीक है ना, 1.25% से ऊपर।
पर। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स के अंदर भी आप देखें तो लगभग 1.5% की गिरावट है। मिड कैप सिलेक्ट है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी गिरावट है। इंडिया विक्स पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो टोटल मार्केट है और उसके बाद कुछ खास इंडेक्स है, जैसे मिड कैप का इंडेक्स है, यहाँ पर 0.69% की गिरावट है। और स्मॉल कैप की देखिए ऑटो के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट है, 1% से ऊपर की गिरावट है ऑटो के अंदर। स्मॉल कैप के अंदर देखेंगे 0.24% की गिरावट है। एफएमसीजी के अंदर भी छोटी सी गिरावट है। और उसके बाद फार्मा के अंदर, फार्मा तो कुछ खास नहीं है, चलिए ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं, स्मॉल कैप को देखेंगे, स्मॉल कैप मिड कैप, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं, मिड कैप में 0.5% के हिसाब से गिरावट है, बाकी बहुत ज़्यादा इसे हम नहीं कह सकते हैं, इस प्रकार से गिरावट है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है सर, इम्पोर्टेंट ये है, देखो आप गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखेंगे, जो कि निफ्टी का फ्यूचर माना जाता है, इसे आप देख लीजिए तो अभी भी 1.11% की नेगेटिविटी शो कर रहा है। उसके बाद अगर आप यूएस मार्केट की बात करें तो डाउ फ्यूचर 1% से ऊपर लुढ़का हुआ है। डाउ की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 1%। और S&P 500 की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 1.5% के आसपास से गिरावट होकर रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद निक्केई का हाल देखें, या फिर आप दूसरी जगह डैक्स वगैरह को देख ले, CAC को देख ले, तो इन तमाम तर जगहों पे मतलब एक अच्छी गिरावट होकर रखी हुई है, देख सकते हैं आप यहाँ पर भी। तो इस हिसाब से गिरावट है, जिसकी वजह से लग रहा है कि भाई यहाँ पर जो है सोमवार को ऐसा हो सकता है कि भाई 1% तक की मार्केट फिर से टूट जाए। देखिए तो आपने देख लिया ना भाई, विदेशी मार्केट में भी अच्छी खासी गिरावट होकर रखी हुई है, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी को आपने देखा है, जो कि निफ्टी का फ्यूचर माना जाता है, तो उसके अंदर आपने देखा है कि अभी भी 1.11% की नेगेटिविटी दिख रही है। तो इससे पता चलता है कि भाई आने वाला समय में अगर कुछ गुड न्यूज़ नहीं आता है, अगर कोई बड़ा न्यूज़ नहीं आता है, तो सोमवार को मार्केट के अंदर लगभग 1% या 1% से ऊपर की गिरावट होगी, समझ रहे हैं ना, इस प्रकार की गिरावट तो होगी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, इस बीच में अगर कुछ न्यूज़ आ गए तो वो न्यूज़ के अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करेगा, नो डाउट। वहाँ पर न्यूज़ अगर बहुत अच्छे होंगे तो पॉजिटिव भी जा सकता है, और न्यूज़ बहुत अच्छे नहीं हुए तो नेगेटिव भी जा सकते हैं। और अगर कुछ मीडियम रहा तो मार्केट को अपने असर के ज़रिए मीडियम लेवल पर रख सकता है, यानी न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा गिरावट ना हो, कम ही गिरावट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी बात है। अब देखिए मार्केट जो गिर रहा है, तो ये अभी मैं आपको बता दूं कि अभी और भी गिरेगा। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा है, हेवी चीज़ है। इंट्राडे वालों के लिए हेवी चीज़ है। इन शॉर्ट ड्यूरेशन वाले मतलब ट्रेडर के लिए जो है ना बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो ऑफ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना आपको पैनिक करने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें असल में लॉन्ग टर्म तक के रहती भी नहीं है और रहेगी भी नहीं, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक चीज़ आती है भाई, क्रूड ऑयल का प्राइस अगर आप देखेंगे तो 94.55 पर जा चुका है। 94.55 पर जा चुका है। ये एक बहुत हेवी प्राइस हो जाता है। एक समय था जबकि 50-45 रहता था, 50 हो जाता था तो बहुत हेवी लगता था, 55-60 हो जाता तो लगता था कि भाई दुनिया अब बिल्कुल क्रूड ऑयल को लेकर तो अब दुनिया ख़त्म होने वाली है। लेकिन इस समय पे 94.55 पर जा चुका है, $94.55 पे जा चुका है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनका ये भी कहना है कि भाई $40-50 इसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए आने वाला समय में क्या होता है। एक अच्छी खबर इंडियन निवेशक के लिए यह है कि भाई यूएस की तरफ से ये कहा गया है कि ठीक है, मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर चल रहे हैं तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेल महंगे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, तो आप रसिया से तेल खरीद सकते हैं। तो इस पे कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगाई जाएगी। तो ये बाज़ार के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए और इंडिया के लिए एक बेटर न्यूज़ है कि भाई उसने कह दिया कि भाई कोई पेनल्टी नहीं लगा सकती है। लेकिन इसको अगर दूसरे एंगल से देखें तो थोड़ा मतलब ऐसा भी लगता है कि भाई गलत हो रहा है, क्योंकि हमारा देश है, हमारी इकोनॉमी है, हम कहीं से भी तेल खरीदें, जहाँ से हमको सुविधा पड़ेगा हम वहाँ से खरीदेंगे। इसमें कोई दूसरा आदमी, सेकेंड पार्टी हमको कोई क्यों एडवाइस दे रहा है कि तुमको यहाँ से खरीद, एडवाइस नहीं बल्कि ऑर्डर कर रहा है कि भाई तुम यहाँ से खरीदो, वहाँ से ना खरीदो, वहाँ से ना खरीदो, यहाँ से खरीदो। इस बात का ऑर्डर हमें कोई दूसरा तीसरा क्यों कर सकता है। हमारा देश है, हम डिसीजन करेंगे, हमारे देश के लोग डिसीजन करेंगे, हमारे जो लोग हैं वो डिसीजन करेंगे ना भाई कि हमें कहाँ से क्रूड ऑयल लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए।
तो ये गलत बात है कि कहा गया है यूएस की तरफ से हम उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको पता है कि फिलहाल की जो गवर्नमेंट है वो यूएस के इशारे पर चल रही है, क्योंकि इसके अंदर इतनी अपनी हिम्मत नहीं है, इसके खून में इतनी ताकत नहीं है कि भाई ये अपनी मनमानी कर लें और अपनी तरफ से कुछ बोल दे। यूएस जो कह दिया बस वही फाइनल है, वही पक्का है। तो खैर कोई बात नहीं है, जो भी है यूएस की तरफ ही का मान ले, यूएस का ही मान ले कि यूएस की ही चलती है। अगर हम यही मान ले तो यूएस ने ही कह दिया है कि भाई इंडिया वालों अब चाहो तो आप रशिया से तेल खरीद सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। रीज़न ये है कि भाई वॉर वगैरह चल रहे हैं और जिसकी वजह से काफ़ी दोनों तरफ से बमबारी की जा रही है। मतलब आप देखिए कि जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ है जहाँ तेल वगैरह का निर्माण किया जाता है, तेल वगैरह निकाला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो वहाँ पर बम वगैरह बरसाए जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ईरान की तरफ से, ईरान में उन लोगों की तरफ से बरसाए जा रहे हैं, अमेरिका और इजराइल की तरफ से बरसाए जा रहे हैं, जबकि ईरान ने क्लियर कर दिया है कि भाई, और क्लियर कर दिया और बिल्कुल रियलिटी भी है कि भाई अभी भी ईरान जंग के जो वसूल होते हैं, वॉर के जो वसूल होते हैं, कानून होते हैं, लॉ होते हैं, उसको पूरी तरह से फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कभी भी रेजिडेंशियल इलाके के ऊपर ईरान का कहना है कि भाई हम बम डालते ही नहीं हैं, वॉर करते ही नहीं हैं, हम जो भी वॉर कर रहे हैं, जो मिलिट्री बेस है यूएस का, हम उस पे हमला कर रहे हैं। तो ये सारी बात है जिसकी वजह से, ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा डॉलर इंडेक्स अगर आप देखोगे सर, तो डॉलर के अंदर तो कुछ बोलना ही नहीं भाई, वो तो $2 तक क्रॉस कर चुका था, यानी 92 रुपया क्रॉस कर चुका था। सॉरी, $2 मैंने बोल दिया, 92 रुपया, यानी $1 का पेमेंट अगर आपको करना है तो आपको 92 रुपया देना होगा। ऐसा हो गया था, लेकिन अभी 92 रुपया नहीं, अभी कुछ कम है, लेकिन फिर भी अभी जो भी है वो 91 से ऊपर है, तो वो भी कम नहीं है भाई। 80-84 पे था और अभी 91 से ऊपर है, तो वो भी कम नहीं है। तो टोटली ये कुल मिलाकर रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई आने वाला समय में यानी सोमवार को मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है बाजार की। बाकी देखने वाली बात रहेगी कि क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने कह दिया वही होने वाला है, लेकिन आपको जो मैंने कुछ डेटा दिखलाया उस डेटा के बेस पर, उस डेटा की बुनियाद पर मैं ये चीज़ आपको कह रहा हूँ कि सोमवार की जो मार्केट की ओपनिंग होगी वो बहुत अच्छी नहीं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।